नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास फर्स्ट ग्रेड की नहीं आ पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कारण दो है। एक तो थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य नरम था और दूसरा कारण यह था कि आप लोगों की बहुप्रतीक्षित जो वन लाइनर बुक थी, जो सेकंड ग्रेड की स्पेशली और स्पेशली राजस्थान का जीके जिसमें भी आएगा उन सभी के काम में आने वाली है, तो उसको फाइनल टच यानी कि अंतिम प्रूफ रीडिंग चल रही थी और वो काम कंप्लीट कर दिया है। इसीलिए आज टेलीग्राम में बताया भी था कि आपकी ये जो वन लाइनर है वो होली के बाद यानी इसी महीने में आपके सामने आ जाएगी। और जितना इंतजार किया है उन सभी उम्मीदों से ऊपर निकलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो इसलिए वो कल की क्लास थोड़ी सी समय सेट नहीं हो पाया और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, इसलिए नहीं दे पाया। चलिए, कल की क्लास की भरपाई आज की क्लास में अपन कर देंगे। आज साथियों अपन जो पढ़ने जा रहे हैं आपके फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में, वैसे अभी सुनने में ये आ रहा है कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी और रीट जो पात्रता परीक्षा होने वाली है उन दोनों का ही विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर दोनों के विज्ञापन शायद आ जाएंगे। तो अब जो है एक दौड़ सी चलेगी बिल्कुल, और जिसमें पूरी कमर कसी हुई है, जिसने जो पूरी तरीके से समर्पित है वो आगे जरूर निकलेगा, कोई संदेह नहीं उसके अंदर। अपन फर्स्ट ग्रेड की स्पेशली जो डेडिकेटेड है उनके लिए, और ये क्लास रीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कश्मीर के वंश, जो कश्मीर के 3 वंश हैं वो सारे के सारे अपन पढ़ेंगे, जिसमें आपके कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ये तीनों पढ़ेंगे। इसके अलावा बंगाल के 2 वंश है, पाल वंश, और पाल वंश के बाद में आया सैन वंश, ये भी दोनों पढ़ेंगे। यानी कि पूरा अध्ययन करने वाले हैं, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चलेंगे और जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। उससे पहले दोनों ही स्थितियां देख लेते हैं अपन कि इन दोनों की स्थिति क्या है, कहां पे इनकी डायनेस्टी रही वगैरह। तो देखिए सबसे पहले यदि कश्मीर की बात की जाए, वैसे सबके ध्यान में रहती है लोकेशन, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 वंश ने शासन किया है, जो अपन क्रमशः पढ़ेंगे बिल्कुल, और उसी तरीके से अपन को याद रखना है। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ सॉरी, कुछ नोटिफिकेशन आ गया था इसलिए देखना पड़ा उसे। चलिए, तो ये 3 वंश, और इसके अलावा आपने पढ़ना है आज पाल वंश। यदि पाल वंश का आप साम्राज्य देखोगे, ये देखो पाल डायनेस्टीज है, और पाल वंश का यदि आप ये साम्राज्य देखोगे तो इतना मतलब विशाल साम्राज्य पाल, जो बंगाल का मेन जो थे पाल, जो जाने थे बंगाल में शासन के लिए जाने थे, और पाल वंश के बाद में ही सैन वंश आए। यदि अब 3 बड़ी शक्तियां आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये प्रतिहार डायनेस्टी, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी और ये पाल साम्राज्य। ठीक है, तो इन तीनों के मध्य विशेष तौर पर संघर्ष आप पढ़ते हो ना, त्रिराष्ट्र संघर्ष। तो त्रिराष्ट्र संघर्ष क्यों है, देख सकते हो कि तीनों जो है पावरफुल साम्राज्य थे, इसलिए त्रिराष्ट्र संघर्ष इनमें बार बार अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वगैरह ये तो सब अपन पढ़ चुके हैं, और अब अपन को इसमें से जो पढ़ना है वो आपका है पाल डायनेस्टी। ठीक है, और इससे पहले अपन पढ़ते हैं कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर के तीनों वंश अपन शुरू करते हैं अब। चलिए साथियों, आज कश्मीर के तीनों वंश, और इनको याद कैसे रखा जाए वो स्पेशली अपन पढ़ते हैं। इसके अंदर ज्यादातर क्या होता है कि 3 वंश हैं और तीनों वंश में इतने शासक हैं तो हम भूल जाते हैं। सबसे पहला अपना जो तरीका है, इनको याद रखा जाए, यानी कि जितना पढ़ा है उतना यदि याद रह जाए, उतना बार बार रिवाइज हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि प्रश्न कोई इतने भी कठिन नहीं आते सिलेबस में से हैं, लेकिन हम ज्यादातर प्रश्न जो गलत करके आते हैं वो कंफ्यूजन के कारण गलत करके आते हैं। तो अपना मेन फोकस यही रहेगा कि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे और आपकी सारी की सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले यदि कश्मीर के राजवंश की बात करें तो कश्मीर के राजवंशों की अधिकांश जो जानकारी मिलती है वो कल्हण की राज तरंगिणी से मिलती है। कल्हण नामक विद्वान ने राज तरंगिणी लिखी। ये जो है राज तरंगिणी, इसमें मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अलग अलग जैसे यूनिट होती है ना, उनमें तरंग कहा गया, और इस राज तरंगिणी के अंदर 8 तरंग थे। कितने थे? ये राज तरंगिणी 8 तरंगों में विभाजित थी। 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोक थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। और कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। तो कश्मीर में 3 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले आपके कारकोट वंश, फिर उत्पल वंश और फिर लोहार वंश। ठीक है, उसमें से आपको मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपन जो शुरू करने जा रहे हैं कारकोट वंश, और
हालांकि मैं सभी की ट्रिक साथ में बताने वाला हूं। ये कार्दुल उ सक्से लोस हज, ये आपको याद रखना है। एक मंत्र है कार्दुल उ सक्से लोस हज, ठीक है, ये याद कर लिया तो कश्मीर के पूरे तीनों राजवंश आपको याद हो गए, ये समझ लो, कार्दुल उ सक्से लोस हज, ठीक है। तो का मतलब है आपके कारकोट वंश, ठीक है, का तो मतलब क्या है, कारकोट वंश। ये यानी दुर्लभ, दुर्लभ वर्मन है, क्या है, दू से आ जाएगा आपके दुर्लभ वर्मन, और यहां से आ जाएगा ल से ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापिंड, ठीक है। तो यहां पे इसके अंदर मुख्यतः अपन को जो शासक पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं, दुर्लभ वर्मन और ललितादित्य मुक्तापिंड, ठीक। फिर आ जाता है आपके उत्पल वंश, ठीक है, पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपके आसानी हो जाएगी। उत्पल वंश, उत्पल वंश में आपको पढ़ना है एक तो अवंती वर्मन, अवंती वर्मन, अ से अवंती वर्मन आ गया, स से आ जाएगा आपके शंकर वर्मन, शंकर वर्मन, और यहां क्षे से आ जाएगा क्षेम गुप्त, क्षेम गुप्त जिसने दिद्दा से विवाह किया था, ठीक है, ये आ गया। अब अपन एक और दूसरी पेन ले लेते हैं ताकि आपके ये भी आसानी से याद हो जाएगी, और ये लो से आ जाएगा आपके लोहार वंश, ठीक है, लोहार वंश, इसमें आ जाएगा आपके संग्राम राज, संग्राम राज, ठीक है। फिर यहां ये ह से आ जाएगा आपके हर्ष, ठीक है, और ये ज से आ जाएगा जय सिंह, जय सिंह। बस हो गया आपके मामला पूरा पूरा क्लियर। कार्दुल उ सक्से लोस हज, इतना याद रखना है, और उसमें आपके धड़ाधड़ ये आपके पूरे पूरे क्लियर हो जाएंगे। कैसे, दुर्लभ वर्मन, ललितादित्य मुक्तापिंड, ठीक है, उत्पल वंश में अवंती वर्मन, शंकर वर्मन, क्षेम गुप्त, ये पढ़ने हैं। लोहार वंश में आपको पढ़ने हैं संग्राम राज हर्ष और जय सिंह। बस इतने ये व्यवस्थित पढ़ लिए, इनके अंदर एक एक दो दो तीन तीन कार्य है, वो पढ़ लिए तो आपके बहुत सारी यहाँ पे चिंताएं समाप्त होने वाली है, तो फिर आपके कोई चिंताएं बचेगी नहीं, ठीक है। तो अब अपन व्यवस्थित शुरू करते हैं। सबसे पहला अपन ले लेते हैं कारकोट वंश, जिसकी ट्रिक है आपके, ये क्या है, ट्रिक है कारकोट, ठीक है, कारदुल ट्रिक है और कारकोट वंश। इसकी स्थापना देखो, सबसे पहले इसकी स्थापना दुर्लभ वर्मन ने की, तो अपन ने यहाँ पे ये पढ़ रखा है दुर्लभ वर्मन। तो इसकी स्थापना किसने की, दुर्लभ वर्मन द्वारा स्थापित किया गया। इसने हर्ष को बुद्ध के दांत भेंट किए। देखो बौद्ध मतलब बौद्ध संप्रदाय का बहुत अधिक प्रभाव था उस समय, तो यहाँ पे इनके ऊपर भी प्रभाव था, तो इन्होंने क्या किए कि बुद्ध के दांत भेंट किए, और बुद्ध के दांत भेंट करके हर्ष को क्या बना लिया, मित्र बना लिया। मित्रता की पेशकश थी ये एक तरीके से, और हर्ष को मित्र बना दिया, यानी कि उनके अवशेष थे बुद्ध के, और वो बहुत बड़ी बात हो गई उस समय, तो ये उनको बना लिया यहाँ पे हर्षवर्धन, ठीक है, इसको मित्र बना दिया। फिर देखो ललितादित्य मुक्तापिंड, इसके बाद में जो मुख्य शासक है आपके कारकोट वंश का, वो है ललितादित्य मुक्तापिंड। मुक्तापिंड इसकी उपाधि थी। अब इसमें से देखिए साथियों, कारकोट वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक था। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वास्तव में शक्तिशाली शासक हुआ होगा। ये याद रखने के तरीके होते हैं कि कैसे याद रखा जाए। सबसे शक्तिशाली शासक है। इसने कश्मीर में मार्तंड यानी कि सूर्य मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पूछा भी जाता है, इसने कश्मीर के अंदर मार्तंड यानी कि सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। जैसे जैसे मैं आपको एक एक फैक्ट बता रहा हूं वो ही आपको याद रखने हैं। जैसे आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी ना, उसके बाद में आपको ये शासक दिमाग में लाते ही इनके किए हुए कार्य याद आने चाहिए, तब आपके बिल्कुल ही व्यवस्थित तरीके से ये चीज याद हो जाएगी। इसके अलावा साथियों, कन्नौज नरेश यशो वर्मा को हराया इन्होंने और कश्मीर में प्रयासपुर नगर बसाया। ठीक, कश्मीर के अंदर प्रयासपुर नगर, मार्तंड सूर्य मंदिर, सबसे शक्तिशाली शासक था और यशो वर्मा को हराया है। कन्नौज नरेश यशो वर्मा को इन्होंने हराया है। बस इतना ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि कारकोट वंश का जो अंतिम शासक था वो जयापीड़ था। क्या नाम था? जयापीड़ विनयादित्य। जयापीड़ विनयादित्य इनका कारकोट वंश का अंतिम शासक था। ये भी एक आपको साथ में याद रखना है। बस इतना सा याद रखना है और उसके बाद अपन आ जाते हैं सीधे उत्पल वंश पे। ठीक है, देखो एक एक इतना थोड़ा थोड़ा याद रखना है, अगर क्योंकि आपके यदि फर्स्ट पेपर का लेवल है, यदि ये चीजें हिस्ट्री वाले जो मेन पेपर के अंदर पढ़ते हैं तो उन्हें और भी गहराई में उतरने की जरूरत होती है क्योंकि उनका मेन सब्जेक्ट होता है।
लेकिन यहाँ पे जो है फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन आता है, उसकी हिस्ट्री है ये, तो इसमें एक लेवल को पकड़ के चलना है और यहीं से आप देखोगे कि प्रश्न भी बनते हैं। ठीक, तो उसके बाद में आता है उत्पल वंश। उत्पल वंश का शासक अपन ने पढ़ा था, इसकी क्या ट्रिक थी, उअशक से। ट्रिक क्या थी, यहां पे वापस लिख देता हूं मैं आपके, ताकि आपके आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसकी उत्पल वंश की ट्रिक उअशक से। ठीक है, अ से आगे आपके अवंती वर्मन, इसके अभियंता यानी कि इंजीनियर एक तरीके से, सुया कह सकते हो, खुया कह सकते हो, सुय भी नाम मिलता है कई जगह, मतलब अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, अपभ्रंश के कारण हो जाते हैं। ठीक है, सुया या खुया ने नहरों का निर्माण करवाया, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करें तो अवंती वर्मन ने नहरों का निर्माण करवाया। शासक का ही पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि कश्मीर का कौन सा शासक था जिसके समय नहरों का निर्माण हुआ या जिसने नहरों का निर्माण करवाया। अब भले इसके इंजीनियर ने करवाया है, लेकिन शासक कौन था, किसके टाइम हुआ, तो इसका ही नाम आपको ध्यान रखना है कि अवंती वर्मन ने नहरों का निर्माण करवाया। फिर इसका जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसने एक तो अवंतीपुर और सूर्यपुर नाम के नगर भी बसाए हैं। ठीक, इसके बाद में अपन ले लेते हैं यहां से ये शंकर वर्मन। ठीक है, शंकर वर्मन देख लीजिए साथियों, अवंती वर्मन के बाद शासक बना। अवंती वर्मन एक क्रूर शासक था। अवंती वर्मन के बारे में वापस बताया है, ये तो इसके अंदर शंकर वर्मन के बारे में तो इतना ही ध्यान रखना है आपको कि इसके बाद में ये शासक बना। ये जो अवंती वर्मन है उसी के बारे में वापस यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये एक कैसा था, क्रूर शासक था। कैसा, क्रूर शासक था ये। एक शासक और आगे पढ़ेंगे जो क्रूर और था, उसने तो कई हत्याएं भी करवाई थी। ठीक है, अभी आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। देखो, इसके बाद में सुगंधा, किसके बाद, शंकर वर्मन के बाद। शंकर वर्मन के बाद में सुगंधा और गोपाल वर्मन नाम के कमजोर शासक हुए, जिनके बारे में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है, इतना भी आप ध्यान रख लो तो काफी है। शंकर वर्मन के समय भी क्या हुआ साथियों कि इसके समय लगातार युद्ध करने से, लगातार युद्ध हुए तो इसके समय भी मतलब धन का अभाव हो गया था, तो इसने मंदिरों को भी लूटा था। ये भी ध्यान रखें आप कि इसने मंदिरों को भी लूटा था शंकर वर्मन ने। ठीक है, इसके बाद देखो साथियों, फिर बाद में क्या हुआ, ये कमजोर शासक हुए। इसके बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मणों द्वारा मंत्री प्रभास के पुत्र को शासक बनाया, जिसका नाम था यशस्कर। ठीक है, यशस्कर को शासक बनाया गया, किसके द्वारा, प्रभास का पुत्र था और ब्राह्मणों द्वारा शासक बना दिया गया। और यशस्कर के बाद जो शासक बना वो क्षेमगुप्त शासक बना। जब आप यहाँ पे ट्रिक में देख पा रहे हो, ये देखो, ये ट्रिक में देख पा रहे हो, क्षय यानी क्षेमगुप्त शासक बना। और क्षेमगुप्त ने लोहार वंश की दिद्दा से विवाह किया। ठीक है, दिद्दा से विवाह किया, जिसने महमूद गजनवी से पंगा लिया था, लोहा लिया था। ठीक है, तो ये क्षेमगुप्त ने दिद्दा से विवाह किया जो लोहार वंश की थी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अब ये ट्रिक आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी कि ऊ से उत्पल आ गया, फिर अवंती वर्मन, शंकर वर्मन, क्षेमगुप्त, ये बीच के कमजोर शासक सुगंधा, और ये याद रह जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं याद रहेंगे तो भी कि सुगंधा और गोपाल वर्मन सर हमको याद ही नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रहने जरूरी है, जो ट्रिक के अंदर आ रहे हैं वो आप किसी हालत में नहीं भूल सकते। ठीक, आगे बढ़े भाई। रीट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आ जाता है अपने कश्मीर का ही तीसरा वंश आ जाता है, जो है आपके लोहार वंश। ठीक है, अब लोहार वंश का संस्थापक यानी कि स्थापना जो की वो संग्राम राज ने की। किसने की, संग्राम राज ने। उसके बाद में फिर अपने इसकी ट्रिक क्या थी, सबसे पहले तो ट्रिक याद करो, इसकी ट्रिक थी लोस हज। ठीक है, तो संग्राम राज के बाद में अपन ने पढ़ना है हर्ष। ठीक है, तो हर्ष शासक बना, ये विद्वान, कवि और कई भाषाओं का जानकार और साथ साथ में विद्वानों का आश्रयदाता था, लेकिन साथ साथ में ये एक क्रूर शासक भी था। इतने गुण होने के बाद भी एक अवगुण भी इसके अंदर था कि ये क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था। देखो, कलहन ने इनके दरबार के अंदर राजतरंगिणी की रचना की, क्यों, कलहन इनका दरबारी कवि था और इनके दरबार के अंदर किसकी रचना की, राजतरंगिणी की रचना की, जिसके अंदर 8 तरंग है। ठीक है, जिसके अंदर 8 तरंग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, विद्वान होने के बावजूद यह एक क्रूर शासक था। ठीक है, क्रूर और अत्याचारी शासक था, अत्याचार बहुत करता था और यही इसकी मौत का कारण भी बने हैं। ठीक है, मौत का कारण भी यही बने हैं। देखो, क्रूर शासक होने के कारण इसे
कश्मीर का नीरो कहा गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कश्मीर का नीरो किसे कहते हैं? हर्ष को कहते हैं। ठीक है, कश्मीर का नीरो किसे कहते हैं? हर्ष को कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना आप। ठीक, और चलिए आगे बढ़ते हैं। 1101 में उच्छल व सुच्छल उच्छल व सुच्छल जो बताते हैं कि इसके भांजे थे। क्या थे? भांजे थे। बताते हैं इसका एक हार चुरा कर भाग गए थे, इसने बहुत अत्याचार किया, तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इससे परेशान होकर इसकी हत्या कर दी थी। उच्छल व सुच्छल ने इसकी हत्या कर दी थी। फिर देखो, लोहार वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपके जय सिंह। अंतिम शासक, ये देखो, अंतिम शासक जो था वो था आपके जय सिंह था। ठीक है, अब देखो ये तीनों शासक आप क्रमशः कैसे याद रखोगे, उसकी भी एक ट्रिक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। कश्मीर के 3 राजवंश जिसको याद रखना है, उसकी ट्रिक है आपके उकालो। ठीक है, चाओ उकालो। ठीक, मारवाड़ी स्टूडेंट है, मारवाड़ी वगैरह जितना भी पढ़े ना, और मारवाड़ी स्टूडेंट के हर कोई लगभग के करा अब फ्री बैठा हो के कौन करनो, चाय उकालो। क्या करो? चाय उकालो। तो उकालो यानी कि उत्पल, कारकोट और लोहार सिर्फ याद रखने के हिसाब से है, क्रम से नहीं है। ठीक है, ये चीज भी बता दूं क्योंकि कई विद्यार्थी उलझ जाते हैं कि सर इसमें तो क्रम बैठ नहीं रहा। अरे क्रम से है भी नहीं रे, याद रखने खातिर है, खाली क्रम से तो पढ़ा दियो पहला। ठीक, तो ये आपको याद रखना है उकालो। ठीक है, कहां उकालो? कश्मीर में। कश्मीर में क्यों? कश्मीर में ठंड घनी पड़े ना, जन चाय उकालो। ठीक है, कश्मीर में ठंड पड़े ना, जन चाय उकालो। यानी कि 3 राजवंश वहां के हुए, ये ध्यान रखें। और ये प्रश्न बनता है ना, बहुत मजा आ जाएगा आपको करने का कि इसके अंदर कितनी तरंगे। कॉलेज लेक्चरर के अंदर अभी हाल ही में जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ उसके अंदर ये प्रश्न बना था कि राज तरंगिनी में तरंगों की संख्या कितनी है। कितना लेवल का प्रश्न है आप समझ सकते हो। ठीक है ना, तो ये 8 तरंग है। और इसी के साथ में आपके कश्मीर के राजवंश पूरे हो गए। ठीक, अब अपन आगे बढ़ेंगे बंगाल की तरफ। ये स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, वैसे चिंता करना मत। ठीक है, बंगाल का पाल वंश आपको शुरू में ही मैं बता चुका हूं, नक्शे के अंदर बहुत एक पावरफुल शक्ति थी, ये पावरफुल साम्राज्य था। इसकी भी ट्रिक है, ये है गोद देवी का मरामदन। गोद देवी का मरामदन, गोद देवी का मरामदन। अब देखो, गोद देवी का मरामदन से आपको ट्रिक को ऐसे डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आ जाएगा इनका संस्थापक गोपाल, जनता द्वारा शासक बनाया गया, एक तरह लोकतांत्रिक सबसे पहला निर्वाचित शासक कहे तो वो यही था, गोपाल। गोपाल के बाद में आ जाता है आपके द से धर्मपाल। द से धर्मपाल। यहां से आ जाएगा आपके देवपाल। देवपाल, ठीक है। इसके बाद में अपन यहां से आ जाएगा आपके महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम, ठीक है। इसके बाद में यहां से रा से आएगा आपके रामपाल। रामपाल, और यहां से आ जाएगा मदनपाल। अब जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के पुत्र ही हो, लेकिन एक दूसरे के बाद शासन के यदि क्रम में देखा जाए तो ये इस क्रम से बने हैं और अपन को इसी क्रम में याद रखने हैं इनको, ठीक है, ताकि हमें इनकी समय की घटनाएं अच्छी तरीके से याद आ जाए। गोद देवी मतलब गोद देवी का मरा मदन, ये मतलब ऐसी ट्रिक्स है जो रीट वालों के लिए तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, साथ ही साथ स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। क्योंकि जब आप लोगों के सामने इतना इतिहास बिखरा हुआ होता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इसको याद कैसे रखा जाए और कितना अपने मतलब इस ज्ञान को स्थायी किया जाए। तो स्थायी करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये एक बार आपको याद हो गया, इसके बाद में अंदर के काम इन शासकों ने जो किए हैं वो अपने आप साथ साथ में पढ़ोगे तो याद आते रहेंगे। ठीक है साथियों, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन कौन सी ले? ठीक है, चलिए। बंगाल में फैली अराजकता को दूर करने के लिए लखीमपुर शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। वैसे बंगाल में फैली अराजकता को दूर करने के लिए जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया शासक था गोपाल, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये पहला निर्वाचित शासक था। कैसा शासक था? पहला निर्वाचित शासक था।
निर्वाचित शासक कह सकते हो, जनता द्वारा चुना गया शासन। एक प्रश्न ही काफी है गोपाल के लिए, ठीक है, इतना याद रख दोगे तो भी खूब है। गोपाल द्वारा 750 ईस्वी में बंगाल के अंदर पाल वंश या पाल डायनेस्टी की स्थापना की गई। ठीक है साथियों, पालों की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। पालों की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बना, और धर्मपाल एक इंपॉर्टेंट शासक है, फिर देवपाल भी इंपॉर्टेंट शासक है, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वैसे धर्मपाल में से खूब सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसे व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे अपन। धर्मपाल, ठीक है, इसे उत्तर पथ का स्वामी कहा गया। इसे उत्तर पथ का स्वामी वैसे देखा जाए तो ये जो कहा है ना उत्तर पथ का स्वामी, ये कहा है कवि शोडल ने। किसने कहा है? कवि सही तरीके से लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कवि शोडल द्वारा, कवि शोडल द्वारा इसे उत्तर पथ का स्वामी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बनता है ना, सीधे सीधे आपके बेनिफिट है, समझ लेना नंबर, ठीक है। उत्तर पथ का स्वामी किसे कहा गया है? धर्मपाल को कहा गया है। इसने विक्रमशिला और सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये विश्वविद्यालय की स्थापना अपन ने जब शिक्षा वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। धर्मपाल का बहुत विशेष महत्व है। इसकी उपाधियों की बात करें तो परमेश्वर, विक्रमशील, निर्वाण नारायण, परम सौगात आदि उपाधियां। देखो उपाधियां राजा महाराज खूब धारण करते थे। कहीं कोई विजय कर ली उसके उपलक्ष्य में कोई उपाधि, कहीं कोई जीत गए उधर। फिर जब वो देखो टीवी में आपने देखा होगा, जब दरबार में एंट्री करते हैं ना, जब कई वो आवाज देता है, राजा के राजा महाराजादि राज परम स्वभाव परम सौगात वगैरह फलानी ढीकनी, वो फिर लास्ट में नाम लेता है कि धर्मपाल महाराज पधार रहे हैं, पजवे अटेंशन, सब दरबारी वगैरह खड़े होकर स्वागत करें, और ढोल वगैरह वो बजती म्यूजिक वगैरह, ठीक है। तो वो सब, वो हालांकि म्यूजिक वगैरह टीवी में बाजे हैं, ओरिजिनल बाजती नहीं बाजती अपन देखिए कौन है, ठीक है, लेकिन ये उपाधियां इनकी धारण की जाती थी। राज्य विस्तार कन्नौज तक किया इन्होंने, ठीक है। कन्नौज वैसे त्रिराष्ट्र संघर्ष का मुख्य केंद्र जो था वो कन्नौज ही था। कन्नौज तक राज्य विस्तार करने के बाद भी ये वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम से पराजित हुए थे, ठीक है। धर्मपाल ध्रुव से भी पराजित हुए, वत्सराज से भी। वत्सराज प्रतिहार शासक था, ठीक है, इनसे पराजित हुए। इनके दरबार में हरिभद्र नाम का बौद्ध विद्वान रहा करता था, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बौद्ध विद्वानों से संबंधित पूछ लिया जाता है कि ये किसके दरबार में था या इसके दरबार में कौन सा बौद्ध विद्वान था। तो ये हरिभद्र नाम का बौद्ध विद्वान इनके दरबार में था, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं देवपाल। देवपाल इस पाल वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी शासक था। कैसे याद रखें कि धर्मपाल प्रतापी और शक्तिशाली शासक था या देवपाल था? तो देखो देव यानी कि देवता, ठीक। अब देवता है शक्तिशाली होंगे, ठीक है, देवता है और देवता को अपन प्रसन्न करने के लिए धर्म वगैरह का पालन करते हैं ये, तो देवपाल शक्तिशाली शासक है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक भी इसे कहा जाता है, तो इससे यह भी पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जिस धर्म का अनुयायी है उसी का तो पुनरुद्धारक होगा, तो ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है। इसकी सभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। ये ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, किसके सभा में आया था, किसके समय में आया सुमात्रा का शासक? क्योंकि वृत्तर भारत अपन ने पढ़ा है, तो वृत्तर भारत में अपन ने सुमात्रा वगैरह सब पढ़े, इंडोनेशिया के सारे द्वीप वगैरह सब। तो सुमात्रा के बालपुत्र देव का दूत इनके दरबार में आया था देवपाल के समय, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं महिपाल। महिपाल के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना है आपको कि इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। न धर्मपाल को न देवपाल को, लेकिन महिपाल को कहा जाता है पाल वंश का दूसरा संस्थापक, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके समय में चोल शासक, किसके? महिपाल के समय में चोल शासक राजेंद्र प्रथम का आक्रमण हुआ, यानी कि चोलों का आक्रमण जो हुआ था बंगाल पर, किसके समय? महिपाल प्रथम के समय हुआ। इसके बाद में ट्रिक याद करते रहना साथ साथ, रामपाल, ठीक है। रामपाल में आपको ध्यान रखना है कि इसके समय संध्याकर नंदी, अब ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखना, और बहुत बार पूछी जाती है कि रामपाल चरित की रचना किसने की? तो संध्याकर नंदी ने की। किसके समय में की? तो फिर रामपाल चरित्र का नाम ही इसमें आ गया है, तो रामपाल के समय में इसकी रचना की गई है, ठीक है। संध्याकर नंदी और रामपाल चरित्र, ठीक है। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखें, देखो एक आपको ध्यान हो तो किसी का भी देहांत होने पर जब उसे ले जाया जाता है कहां? शमशान में, तो शव यात्रा के साथ में
उच्चारित किए जाने वाले शब्द यदि याद आ रहे हो तो वो होते हैं राम नाम सत्य है। ठीक है, तो राम नाम सत्य कब कहा जाता है? जब किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है। तो यहां पे भी आप ध्यान में रखें कि ये जो है गंगा में इन्होंने समाधि ले ली, या फिर आप कह सकते हो कि आत्महत्या कर ली। ठीक है, आत्महत्या कर ली, एक तरह से गंगा में कूदकर आत्महत्या। तो इसलिए गंगा में इनका राम नाम सत्य हो गया। ठीक, ये याद रखने का तरीका है आपके, ये ध्यान रखें। इनके बाद में मदन पाल पढ़ना है अपन को, जो पाल वंश का अंतिम शासक था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है। फिर देखो, पाल शासकों का प्रमुख धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था। पाल शासकों का प्रमुख धर्म कौन सा था साथियों? बौद्ध धर्म था। इसके बाद में अपने आ जाता है सैन वंश। पाल वंश के बाद में सैन वंश का बंगाल पर कब्जा हो गया, और सैन वंश इसके बाद पढ़ना है। तो सैन वंश भी कहाँ है? बंगाल में, और पाल वंश भी बंगाल के अंदर। एक ही क्लास में आपके इतने शानदार मतलब सारे नोट्स बन जाएंगे, और बिल्कुल क्रमशः और जो जो चीजें पढ़नी होती है उस हिसाब से। ठीक है ना। अब इनकी जो ट्रिक है साथियों वो है सावी बल। क्या ट्रिक है? सावी बल। अब सावी बल में देखो, सबसे पहले इनका आ जाएगा आपके संस्थापक सामंत सेन। संस्थापक सामंत सेन। अब इसमें सबके पीछे सेन सेन लगेगा। ठीक है, सामंत सेन। फिर आ जाएगा इसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है वो है आपके विजय सेन। क्या नाम है? विजय सेन। इसमें बहुत अच्छी चीज पढ़नी है अपन को। फिर आ जाएगा यहाँ पे बल्लाल सेन। अब बल्लाल सेन, वो बाहुबली वालों कौन है? वो अलग था, वो बल्लाल देव था, ये बल्लाल सेन। ठीक, इसके बाद में आपके आ जाएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। ये चार शासक आपको विशेष तौर पर सेन वंश के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, यदि ये चार पढ़ लिए बहुत ही आनंद आ जाएगा। अब देखो अब इनके संस्थापक की यदि बात की जाए तो संस्थापक सामंत सेन था। देवपाड़ा प्रशस्ति के अनुसार, देवपाड़ा प्रशस्ति के अनुसार इन्हें क्या कहा गया है? ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है। अब इसके बाद में जो शासक बना वो विजय सेन बना, और विजय सेन इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, विजय सेन ने गौड़, ठीक है, अभी मैं होगा तो आपको नक्शे में बता दूंगा, गौड़ वाला प्रदेश जो है बंगाल के पास ही पड़ता है। तो विजय सेन ने गौड़, कामरूप, कलिंग आदि को जीतकर, कलिंग कौन सा? उड़ीसा वाला क्षेत्र है। कामरूप असम के आसपास वाला क्षेत्र है। ठीक है, इन सबको जीतकर परम भट्टारक, महाराजाधिराज, अभिराज, वृषभ आदि उपाधियां धारण की। ठीक, तो ये देखो उपाधियां, विजय सेन मैंने बताया ना अपन को व्यवस्थित पढ़ना होगा, तो ये उपाधियां जो है याद रह जाती है तो करनी पड़ेगी, और बार बार मतलब पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे बार बार, तो ये चीजें याद होने लगेगी। इसमें कोई ऐसी समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखो साथियों, विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर बनवाया। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर बनवाया। क्लियर तो दिख रहा है ना एकदम? कहीं कोई समस्या तो नहीं? धुंधला बंधला? क्योंकि कई बार मेरे साथ होता है कि मैं मैनुअल पर करना भूल जाता हूं। ये होता है मेरे साथ कई बार, हालांकि हो मैनुअल पे होता है, फिर भी मेरे मन में डाउट रहता है कि क्या पता विद्यार्थियों को क्लियर नहीं दिखे तो। ठीक है, तो ये है प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की, और ये प्रद्युम्नेश्वर जो मंदिर था वो शिव मंदिर था। ठीक है साथियों, शिव मंदिर था। विजय सेन के बाद जो शासक बना वो बल्लाल सेन शासक बना है, और बल्लाल सेन ने, देखो बल्लाल सेन ने साथियों दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की, और इन रचनाओं को लेकिन इनको पूरा नहीं कर पाया था, पूरा लक्ष्मण सेन ने किया था। ठीक है ना, ये अद्भुत सागर जो रचना है इसे पूरा नहीं कर पाया था, और पूरा किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने किया था। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दान सागर और अद्भुत सागर किसके समय लिखी गई? बल्लाल सेन। ठीक है साथियों, गोडेश्वर व निशंक शंकर की उपाधि भी धारण की। किसने? बल्लाल सेन ने गोडेश्वर और निशंक शंकर की उपाधि धारण की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे याद रखना ही है। इसके बाद में जो शासक मुख्य बनता है वो लक्ष्मण सेन बनता है। हालांकि देखो कहीं कहीं बहुत सारे कमजोर शासक बीच में आते हैं, वो मैंने नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे कई प्रश्न उनसे बनते नहीं है। मैं जो मुख्य मुख्य शासक है वही आपको बता रहा हूं, और वही आपको याद करने की दृष्टि से विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद में लक्ष्मण सेन शासक बनता है, और लक्ष्मण सेन का मुख्य काम है कि वो लखनऊ को राजधानी बनाता है। ठीक है,
लखनौती को राजधानी बनाता है, पूछेंगे कि लखनौती को राजधानी किसने बनाया, लक्ष्मण सेन ने, ठीक है। इसके दरबार में पंचरत्न, 5 व्यक्ति जिन्हें पंचरत्न के नाम से जाना जाता था, 5 व्यक्ति साहित्य मतलब विद्वान कह सकते हो आप, जिन्हें पंचरत्न के नाम से। अब जैसे नवरत्न पढ़े थे, विक्रमादित्य के समय पढ़े हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नवरत्न पढ़े और अकबर के समय पढ़े, वैसे ही यहाँ पे पंचरत्न है, ठीक है। विद्वान व्यक्ति कोई सुपारी उपारी कौन है, ठीक है। आजकल कलयुगी लोग पंचरत्न में खाली सुपारी नहीं समझे है, पंचरत्न, ब्लैक डायमंड, बस इसमें समझते हैं। पंचरत्न यानी कि यहाँ पे 5 रत्नों की उपाधि दी गई है इन विद्वानों को, जिसमें एक तो आ जाएगा गोवर्धन, ये पहले ही बता देता हूं क्योंकि साइड में लिखा हुआ रह ना जाए। दूसरे जो है पवनदूत रचना की जिसने, और व्यक्ति का नाम है धोई, और धोई की रचना है पवनदूत, ये याद रखना, ठीक है। पवनदूत इनकी रचना है और ये रचनाएं भी पूछी जाती है। फिर देखो एक है श्रीधर दास जिनकी रचना है सदुक्ति कर्णामृत, सदुक्ति कर्णामृत। फिर है जयदेव जिनकी रचना है गीत गोविंद, और हलायुद्ध जिनकी रचना है ब्राह्मण सर्वस्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, ब्राह्मण सर्वस्व किसकी रचना है, हलायुद्ध की रचना है। हलायुद्ध, जयदेव, श्रीधर दास, धोई और गोवर्धन, ये 5 जो है पंचरत्न थे, किसके समय थे, लक्ष्मण सेन के समय थे। किसके समय थे, लक्ष्मण सेन के समय थे। इसके बाद में बख्तियारुद्दीन खिलजी आक्रमण करके इस बंगाल पर जो है अधिकार कर लेता है। बख्तियारुद्दीन खिलजी था ध्यान नहीं है, वो सब विध्वंस कर तो जला दे तो पुस्तकालय वगैरह वगैरह, उसने यहाँ पे आक्रमण करके और इसको अपने अधीन कर लिया, और इसी के साथ में सैन वंश भी समाप्त हो गया और आपके ये टॉपिक भी समाप्त हो गया। और इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये अंतिम स्लाइड थी अपनी। तो आज की वैसे क्लास जो है धुआंधार चली है, कहीं बीच में कहीं भी अपन ने अनावश्यक बात न की है और कहीं भी ऐसा प्रयास न किया है जिससे आपका समय व्यर्थ हो, क्योंकि समय सबसे कीमती है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जिसने समय की अहमियत जानी है, समय उसकी अहमियत जानेगा और समय उसको उसके हिसाब से परिणाम भी देगा। तो अभी वर्तमान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कौन सी कोचिंग पढ़ा रही है, कौन सी पुस्तक अच्छी है, कौन सी नहीं है, उन सब से भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। और उन सब के अलग अलग कारक हो जाएंगे कि हम किसका चयन करते हैं, वो उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन जो अपने समय को मैनेज करना सीख गया ना, वो उसके लिए मतलब सफलता फिर बड़ी कोई दूर की चीज नहीं है, उसे जरूर और जरूर मिलेगी और 100% मिलेगी। तो अब मतलब बिल्कुल भी अगर कोई कुंभकर्ण बने हुए हैं तो जाग जाना, ठीक है। अब तो मेहनत करने का और दम लगा के मेहनत करने का समय, अरे मतलब अब जागने उठने का समय तो गया, अब तो चलने का भी नहीं है, अब तो दौड़ लगाने का समय है। और कोशिश करो कि मोटरसाइकिल लेके निकल पड़ो, क्योंकि अब तो इतना समय नहीं, अब तो फटाफट और निरंतर चलना है, ठीक है ना। जहां पे भी बीच में आप रुकोगे समझ लेना कि बहुत बड़ी सेना आ रही है और वो आपसे आगे निकल जाएगी। तो रुकना नहीं है, निरंतर चलना है, पीछे तो देखना ही नहीं है, आगे बस दौड़ते जाओ फटाफट। लेकिन पीछे कहाँ देखना है, जहां पे रिवीजन करना होता है वहां पीछे वर्तुलाकार पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे फिर आगे, थोड़ा सा पीछे फिर आगे, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। हालांकि एक रणनीति का वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है और कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं करनी है, ठीक है साथियों। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे अब बहुत जल्द। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।